हमारे साथ सारो इमरान मौजूद है बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम सारो। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब आपको डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दें या पीएचडी मुकम्मल होने का इंतजार करें? मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा, इंतज़ार करते हैं, ठीक है। सारो ये बताएं कि आपने कॉमर्स में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से अपना एमफिल मुकम्मल किया। पढ़ाई की तरफ हमेशा से आप थी या कोई ऐसा चैलेंज था ज़िंदगी का जो आपको पढ़ाई की तरफ लेके आया? देखें, बेसिकली मेरा हमेशा से एक विजन था, अगर कोई चीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ कर सकती है या माशरे में उनका मकाम बना सकती है तो वो सिर्फ एजुकेशन है। तो मैंने अपनी एजुकेशन पे कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी हर्डल्स आई, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, बुलिंग जो बहुत कॉमन था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये सब कुछ तो इंस्टीट्यूट्स के बाहर भी होगा, तो बेहतर है कि अगर दोनों सूरतों में बर्दाश्त करना है तो एटलीस्ट एजुकेशन तो कंप्लीट करवाना है। अच्छा, तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट था? कौन कौन से ऐसे शख्स हैं जिनको आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट देंगी? मेरे ख्याल से कि एक और चीज़ जो हमेशा से मेरे माइंड में थी कि मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका जो घर होता है वो आपकी सबसे सेफ स्पेस होती है। एंड हम लोग अपने डिसीजंस, जो लाइफ डिसीजंस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं फैमिली एक्सेप्टेंस के लिए। तो मेरी फैमिली की मुझे सपोर्ट रही है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे आज तक यहाँ पहुँचने तक, और जिसमें मेरे पेरेंट्स स्पेशली दादी जो हैं मेरी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और तो मेरे ख्याल से कि आपका जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा, सोसाइटी का भी बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन सोसाइटी की तरफ आएंगे। लेकिन ये बताएं कि दादी से आपने कहा कि आप बहुत क्लोज हैं और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो दादी तो बड़ी उदास होंगी अब आप चली गई हैं जब इतना दूर उनसे। अभी तो करंटली मैं वॉशिंगटन में हूँ एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। अच्छा। तो जो मेरे हुई है दैट विल बी स्टार्टिंग इन लाइक इन अर्ली 2023, मे बी इन लाइक 2 to 3 months। और लाइक ऑफ कोर्स उनको खुशी है, और लाइक कि मैंने उनसे कहा है कि शी कैन ऑलवेज कम अराउंड, कि जब भी वो उदास हों या, तो इट्स लाइक कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, सोसाइटी के हवाले से भी क्योंकि आपने जिक्र छेड़ा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपसे पूछूं कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल जाती थी और लोगों को पता चलता था कि आप ख्वाजा सर आएँ, तो सोसाइटी वाज ओपन अबाउट इट, वो एक्सेप्ट करते थे आपको, या उनकी तरफ से आए हैं कोई चैलेंजेस? देखें, स्कूल लेवल की बात करूँ तो तब भी से लेकर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक, मतलब हाँ, मुझे ऐसा समझा जाता था कि जैसे मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ किसी के लिए भी, कि जिसका जब भी जो दिल आएगा वो बोलेगा, जो दिल आएगा वो करेगा, और जैसे मर्जी ट्रीट करेगा। लेकिन विद द पैसिव टाइम, स्पेशली एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में एमफिल लेवल पर आकर जो है, मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, स्पेशली टीचर्स। और स्पेशली इसमें जो हमारा जो लॉ है जो 2018 में पास हुआ था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को बहुत एम्फसाइज किया गया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मेरे पास एक लीगल फ्रेमवर्क था कि कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, हरास नहीं कर सकता मेरी सिंथ या जेंडर की बुनियाद पर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल सही है, और ये होना भी नहीं चाहिए। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हर बच्चे के लिए, सबको उनका इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो आ जाएं। लेकिन ये मुझे बताएं कि जाहिर है जब आपने कहा ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, और ये पब्लिक फिगर से बेहतर कोई ये चीज़ नहीं समझ सकता, क्योंकि हम भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। जिसका दिल चाहता है, मतलब वो कहते हैं ना, मुँह चुक के बातें सुनाने शुरू कर देते हैं, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती। तो आपकी लाइफ में जब ये चैलेंजेस आए, और एक बच्चे की लाइफ में जब स्कूल लेवल से ये चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो कौन सी मोटिवेशन होती है, वो कौन सा ऐसा जहन में ख्याल आता है कि नहीं भाई मैंने ये करके दिखाना है? मतलब हर कोई तो इतना हिम्मत वाला नहीं होता। सो बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी दिस इज अ फिलॉसफी, जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा ऑप्रेस करते हो तो या तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, या वो बहुत शिद्दत से मजबूती के साथ वापस आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। आई वाज द विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस व्हेन आई वाज लाइक 15.5 years old, एंड उस इंसिडेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से तोड़ा भी और बनाया भी सही। आई स्पेंड 2 long years in trauma in a single room, और जो है बट अल्टीमेटली आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे विक्टिम नहीं बनना, मुझे सर्वाइवर भी नहीं बनना, मुझे फाइटर बनना है, ना सिर्फ अपने राइट्स के लिए बल्कि अपनी कम्युनिटी के बाकी लोगों के राइट्स के लिए भी, जो अपनी सारी ज़िंदगी बोल नहीं पाते और अपनी पूरी ज़िंदगी उस अजियत में गुजार देते हैं जिसमें सोसाइटी उनको धकेल देती है।
तो शेयर करना चाहेंगी वो क्या वायलेंस का इंसिडेंट था आपके साथ हुआ? अगर नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन अगर करना चाहती हैं तो ज़रूर लोग सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं आपकी बात। सो इट वाज अ फिजिकल वायलेंस के आपके जेंडर की वजह से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि आपका जो जेंडर है या आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। एंड व्हेन जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस, तो मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया जो इमोशनल वायलेंस होता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस होता है, बचपन से लेकर मतलब जो स्कूल में शुरू हुआ। साइकोलॉजी के मुताबिक जो एक बच्चे की जिंदगी के पहले कुछ साल होते हैं, इनिशियल ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड के, वो बहुत मैटर करते हैं। एंड लोगों ने मेरे वो स्पॉइल कर दिए। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इम्पैक्ट आज भी मेरी जो कहते हैं ना अंदरूनी जख्म है, जिसे हम कभी दिखा नहीं सकते। लेकिन मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखा। इन शॉर्ट के सोसाइटी तो मुझे वो ही करेगी जो वो चाहती है, लेकिन मुझे उसका विक्टिम कभी भी नहीं बनना। बिल्कुल, और क्रेडिट गोज टू योर फैमिली ऑल्सो कि उन्होंने भी सोसाइटी हमारी जब बातें सुनाने पे आती है तो फिर बिल्कुल ही बेरहम हो जाती है, और सोसाइटी का प्रेशर उन्होंने भी बर्दाश्त किया। हैट्स ऑफ टू देम, और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर भी देगा। ये आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कम्युनिटी के लिए भी आप काम करना चाहती हैं। कम्युनिटी में जो ख्वाजा सरा हमारे ये चाहते हैं कि वो अपनी वो जो एक यूजुअल ज़िंदगी है उनकी, कि जहाँ पर वो इवेंट्स पर जाते हैं या उनको डांसिंग के ज़रिए या बाकी इस किस्म के कामों के ज़रिए पैसा कमाना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सोसाइटी किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही तो उसको तो पैसा कमाने का जो रास्ता मिलेगा शायद वो उसकी तरफ जाएगा। वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं वो वाले ख्वाजा सरा, और किस तरह से उस चीज़ से निकल के, क्योंकि बहुत सौ के लिए लेट हो चुका होगा अभी तक। आपने तो बचपन से पढ़ाई का अमल जारी रखा और अब आप इस लेवल तक पहुंची, लेकिन बहुत से स्कूल नहीं गए होंगे, कॉलेज नहीं गए होंगे, तो वो किस तरह से क्या करें कि अपनी ज़िंदगी वो भी तब्दील कर सकें? हाँ, सो बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक मेरी पीएचडी के रिसर्च टॉपिक से भी है। अच्छा। तो जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टेकल्स फेस बाय साउथ एशियन ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आपको स्मॉल स्केल बिजनेस चलाने के लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट यू नीड रिसोर्सेज एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो उसमें चैलेंजेस को एनालाइज करना और पॉलिसी डेवलपमेंट में हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कि वो इस माशरे का में बोझ ना हो बल्कि कंट्रीब्यूटर्स हो इन मैनी पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग एज अ टैक्स पेयर्स, ताकि अपने राइट्स को रिक्लेम बेहतर तरीके से कर सकें। और ऑफ कोर्स मतलब मैंने 2013 से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया, बहुत डिफरेंट लेवल्स पर, ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। लेकिन जो मैंने एक चीज एनालाइज की है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं जो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे होती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं अपने अब्यूजर्स पर, या तो इंगेज होता है रिस्की लाइवलीहुड्स पे जैसे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स बैगिंग और इस तरह की चीजें। अगर अपनी इस कम्युनिटी को सस्टेनेबली एम्पावर करना है तो आपको उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली एम्पावरमेंट का बेहतर जो सबसे एनेबलिंग टूल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, कीपिंग इन व्यू कि उनको फॉर्मल एजुकेशन के मौके नहीं मिले। और दूसरा ये है कि उसमें वो बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और इन जनरल पाकिस्तान के लिए भी, इन लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली सारो, और ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी सोच है और मुझे अब इंटरेस्ट हो रहा है कि आपकी रिसर्च क्या होगी, फाइंडिंग्स क्या होंगी और फिर आपकी कंक्लूजन क्या होगी। लेकिन इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कब तक आपका इरादा है कि आप अपनी पीएचडी मुकम्मल कर लेंगी? स्टार्ट तो वो अगले साल 2023 में होगी, लेकिन मुकम्मल कितने अरसे में करने का इरादा रखती हैं, और फिर उसके बाद वापस आएंगी पाकिस्तान या वहाँ पर बैठ कर ख्वाजा सराओं के लिए कुछ करने का इरादा है? क्या प्लान्स हैं आपके आगे के? मैं ना इमोशनली बहुत कनेक्टेड हूँ अपने मुल्क से, अपने लोगों से, तो आई गेस कि मैं वापस ही आऊँगी इन टर्म्स ऑफ लाइक कि मैं उसको जो है एक ब्रॉडर लेवल पर जो चीज़ों में, स्पेशली जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग पॉलिसी की बात करते हैं, स्पेशली इंक्लूजन डाइवर्सिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट एरा में, तो उसको हम किस तरह से एविडेंस बेस्ड डाटा के थ्रू हम एडवोकेट कर सकते हैं कि जी आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ऐसा ना हो कि आप कोविड आए या कोई भी क्राइसिस आए तो आप उनको राशन दे दें, उनको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ लें, बल्कि उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ किस तरह से लेकर आया जा सके, ताकि वो मतलब वेस्ट में एक कंसेप्ट है पिंक डॉलर के नाम से। पिंक डॉलर वो तमाम अमाउंट होती है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बिजनेसेस से उस मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, एंड इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो व्हाई नॉट पिंक रूपी, पिंक पाकिस्तानी रुपी के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के
से जनरेट होके हमारे मुल्क की इकोनॉमी में जाए, जिससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे। बिकॉज आई बिलीव हर किसी का जो किरदार है, जो रोल है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क की सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, जो कि इंटीग्रेट करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, ताकि हम दुनिया में जो है ये दिखा सकें कि हम किसी से कम या पीछे नहीं हैं। बिल्कुल जी, और हाईली इम्प्रेसिव सोच सारो आपकी, और हाईली इम्प्रेस्ड बाय मतलब बाय योर विजन फॉर दी ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और नाजरीन, ये थी सारो इमरान, जो कि पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा बनी हैं, जो कि अब PhD करने वाली हैं और स्टार्ट करेंगी अपना PhD और फिर मुकम्मल करेंगी। और कॉमर्स के हवाले से रिसर्च टॉपिक इनका ये है कि ख्वाजा सराओं को जो अपॉर्चुनिटीज़ सोसाइटी ने नहीं दी, उसका नेमुल बदल क्या है। क्या वो एंटरप्रेन्योर्स बन के खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, और फिर जाहिर है इवेंचुअली वो टैक्स पेयर्स भी बनेंगे, वो पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये सोच है सारो इमरान की, और इसी के हवाले से वो काम करना चाह रही हैं। PhD रिसर्च टॉपिक भी उनका यही है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब देखते हैं कि इनकी रिसर्च जब कंप्लीट होगी तो इनको दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कंक्लूड किया इन्होंने।